एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। बहुत बहुत शुक्रिया शैला। तो अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स और बात होगी राष्ट्रीय खबरों की, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, खबरें खेल जगत से और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया राजकीय स्वागत। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस आज दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर है फोकस। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम जोरों पर, दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू। रेल मंत्री ने बुधवार सुबह तक स्थिति सामान्य होने की जताई उम्मीद। रेलवे बोर्ड की ओर से हादसे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश। भारत और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों के बीच आज दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग समेत अन्य पहलुओं पर होगी चर्चा। तेल की गिरती कीमतों पर नियंत्रण के लिए उत्पादन में कमी करेगा सऊदी अरब। जुलाई से रोज 10 लाख बैरल तेल की कटौती का फैसला। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। गौतमी भनोट और अभिनव शॉ ने स्वर्ण पदक पर साधा निशाना। मिश्रित पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक पर कब्जा। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा। कार्लोस अल्काराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। वही नया सवेरा में शुरुआत करते हैं देश भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम पहुंच गईं, जहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति 6 जून तक सूरीनाम में रहेंगी और सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। और उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम को 3 रेलगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर के बाद कल शाम से अप और डाउन लिंक दोनों ही तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो आज सुबह की हैं। ये वही जगह है जहां 3 जून को 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसके बाद से कर्मचारी लगातार दिन रात रेल ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए थे। इस रूट पर कल रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया है कि बुधवार सुबह तक रेल सेवा सामान्य हो जाएगी। और आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से लगातार दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री के अनुसार बालासोर जिले के
बाहंगा में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में बदलाव के कारण। और हमारे सहयोगी संवाददाता अभिषेक सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुप्रभात। आप वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से रेल हादसा और उसके बाद जो रेस्क्यू का काम चल रहा है उसको आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। अभी क्या कुछ स्थिति है? हम देख रहे हैं कि 51 घंटे के भीतर जिस तरह से जो अपडेट आई है वो काफी संतोषजनक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको खास तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसका जो पहला रैक है ये हावड़ा से शालीमार स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हुई। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि कैसे भारतीय रेल ने काम किया है। 51 घंटे के अंदर रिस्टोरेशन अप एंड डाउन लाइन का। डाउन लाइन यानी कि चेन्नई से होकर जो हावड़ा के लिए जा रही है और जो हावड़ा से अप लाइन जो कि साउथ के लिए पुरी के लिए जा रही है। यह तस्वीर बहुत खास है। मैं इस तस्वीर को फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीर बहुत खास है, खास तौर पे अप एंड डाउन लाइन पे। ये अब अप लाइन पे जो है ये चेन्नई के लिए जो भी पैसेंजर फंसे हुए थे तो शुक्रवार से इस एक्सीडेंट के बाद ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की पहली रैक है। ये खास तस्वीर है। साथ साथ इस जब कल रात में 12:50 पर जब डाउन लाइन और अप लाइन दोनों लाइन को जब शुरू किया गया तो रेल मंत्री लगातार यहां मौजूद रहे, रात भर यहीं पर मौजूद रहे और जब तक ये ट्रेन का दोनों अप एंड डाउन का आवागमन नहीं शुरू हो गया तब तक जो है उन्होंने कहा था कि वो शुरू होने के बाद ही आ जाएंगे। 12:50 पे 51 घंटे के अंदर, यानी कि जो दुर्घटना होती है उसके राहत और बचाव कार्य में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। 12 घंटे में उसे पूरा किया जाता है और 51 घंटे कितना भीषण हादसा है ये तो आपने तस्वीरों में देखा। अभी भी देखिए किस तरीके से जो काम है, जो स्लीपर है आपको जिसके ऊपर ट्रैक लगाया जाता है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पर रेल कर्मी है, जो यहाँ पर जो मैन पावर है वो किस तरीके से आपको नजर आ रहा है। अभी भी सामान और अभी भी जो बोगियां हैं वो बिखरी पड़ी है। हालांकि उनको जो है शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन जो लाइनमैन है इनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए वो काम जारी है। सिग्नल सिस्टम काम जारी है। OHE दिखाना चाहूँगा। ये जो तार देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसे भी जो है कल रात में ही पूरा किया गया और अब इलेक्ट्रिक लाइन से गुजर रही है। ऐसा नहीं कि डीजल की लोकोमोटिव्स इस पे जा रही है, पूरा इलेक्ट्रिक लाइन से गुजर रहा है। बहुत ही कम समय में आप समझ सकते हैं ये रेल इंजीनियरिंग का कमाल कहेंगे इसे। और जिस तरीके का मैनेजमेंट रहा है भारतीय रेल का, स्वयं जब चेयरमैन रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब यहाँ पर मौजूद होकर किए तो जो काम शायद जिसमें हफ्तों लग जाता, तकरीबन 7 से 10 दिन का लग जाता, वो सिर्फ 51 घंटे में पूरा हो रहा है। और जो तस्वीर आपने देखा कोरोमंडल एक्सप्रेस की, ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है इस पूरे रूट के ऊपर। बिल्कुल अभिषेक, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार 24 घंटे लगातार दिन रात वहां पर लोग जुटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। यातायात बहाल करना एक पहली प्राथमिकता थी उस पूरे ट्रैक को लेकर, उस पूरे रूट को लेकर, क्योंकि काफी व्यस्त रूट है। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि आपने देखा कि एक अभी इस वक्त कोरोमंडल का एक रैक वहां पर गया जो आगे और ज्यादा क्लियर होने की और पूरी तरह से जो यातायात है वो बहाल होने में अभी और क्या कुछ चुनौती बाकी है? देखिए, जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये क्रॉसिंग है और यहाँ पर जिस जगह पे दुर्घटना हुई थी और यहाँ से तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर के आगे जो है वो आपको स्टेशन है। अभी भी देखिए जो स्लीपर है उनको, एक स्लीपर को जिसकी वजन तकरीबन 1000 किलो के आसपास है, उसको कैसे कितना मैन पावर लगता है और अभी भी जिसकी इसके ऊपर पटरियां बिछाई जाती है, कितना मुश्किल काम है। एक स्लीपर आप समझ सकते हैं कि हर 2 फीट के अंदर एक स्लीपर डाला जाता है, तो आप समझिए 1 किलोमीटर के अंदर कितने स्लीपर होंगे। और साथ साथ जो इसके ऊपर जब पटरियां डाली जाती है, पटरियां डालने के बाद उसके बाद जो है उसको चेक किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है जो ट्रेन के पहिए हैं उसके साथ साथ। उसके बाद वेल्डिंग का काम होता है, वेल्डिंग जो जॉइंट है उसको नट बोल्ट से उसे टाइट किया जाता है। उसके बाद फिर उस पर वजन के साथ उसको चेक किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ा जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि जो एक्सीडेंट के बाद जो पटरियां थी वो बिल्कुल टूटी बिखरी हुई थी। अभी भी कई जो पटरियां जो टूटी बिखरी हुई है उन्हें साइड कर दिया गया है, वो भी अब आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। और जो रेस्टोरेशन का काम है इन दोनों लाइन पे, यहाँ ट्रेन तो धीरे धीरे करके आवागमन शुरू कर दिया गया, लेकिन जो देखिए आप मलबे हैं उनको भी हटाने का काम अभी लगातार जारी है। जो बोगियां डिरेल हो गई थी वो उन बोगियों को भी आप देख सकते हैं, वो बोगियां जो है उन्हें जो शिफ्ट किया गया है और मैन पावर की कोई कमी नहीं रखी रेल मंत्रालय ने। तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में स्टेशन भी है, बहनगा स्टेशन भी है यहाँ पर और ये वो जगह है जहाँ पर कि 3 ट्रेनों की दुर्घटना हुई थी।
लेकिन इसे हम कहेंगे रेलवे इंजीनियरिंग का मार्वल कहेंगे कि जी। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू भी उसी युद्ध स्तर पे हुआ, तमाम जो तालमेल दिखा हमें, और अब ये जो है रूट शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी जो है खबर है, हम आपको बता सकते हैं ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल बहुत राहत की खबर है। एक बहुत बड़ा हादसा, 275 लोगों की मौत हो गई, कई लोग अभी भी घायल हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इस पर काम देखा, जिस तरह से खुद रेल मंत्री का इसमें देखा कि किस तरह से उन्होंने दिन रात वहां पर बैठे रहे हैं, और अभी जो तस्वीरें भी आई, जो वीडियोस आए, उसमें वो काफी भावुक नजर आए। तो जो एक अटैचमेंट देखा, उसी का कहीं परिणाम है कि इतनी तीव्र गति से काम हुआ है। देखिए, जब एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री की अगर हम बात करें, गोवा में वंदे भारत के इनॉग्रेशन के लिए उन्हें जाना था, मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई से वहां से सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से विशेष विमान से वो घटनास्थल पे पहुंचते हैं, और लगातार जो है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और उनके साथ पूरा रेलवे का महकमा, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड से लेकर के तमाम जो जोन है, साउथ ईस्टर्न जोन जो कोलकाता आता है, आपके भुवनेश्वर की बात करें, या फिर साउथ के वो सभी जहाँ से भी है, सभी जगह से मैन पावर को लाया जाता है। तमाम जो सबसे पहले रेस्क्यू पे ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद जो है रेस्क्यू के बाद जब लोगों को यहाँ शिफ्ट किया जाता है, तो रेल मंत्री की ये प्रायोरिटी होती है कि उनका इलाज बेहतर हो। और इलाज के लिए वो लगातार प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार से भी लगातार वो टच में रहते हैं, किस तरीके की सुविधा हो वो उनको वहां से मिले। राज्य सरकार के साथ भी बेहतर तालमेल बना के रखते हैं, और जब हर अस्पताल के अंदर रेल के जो अधिकारी है उनको रखा जाता है, किसी भी तरह की कोई उनको दिक्कत ना हो, चिकित्सा में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद फिर काम शुरू होता है, एक तरफ रिस्टोरेशन का इलाज भी जारी है, और रिस्टोरेशन वर्क को भी एक साथ शुरू किया गया। रिस्टोरेशन वर्क कितना मुश्किल था, इतनी 21 बोगियों का पलट जाना, पटरी से अलग हो जाना, आप समझ सकते हैं कि जो आपकी मालगाड़ी है वो उसकी भी बोगियां पलटी हुई है, कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पलटी हुई है, लोगों को निकालना भी उसमें से जरूरी है, और साथ साथ रेस्टोरेशन का भी काम, क्योंकि इतने ये मेन रूट पर कम से कम लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे, और जाने आने में जिनकी टिकट थी, रोज 100 से ज्यादा जो टिकटें हैं, जो 100 से ज्यादा जो ट्रेनें वो कैंसिल हो रही थी, कई ट्रेनों का जो रूट में बदलाव किया गया, वो भी वैकल्पिक तौर भी सारी व्यवस्था की गई। लेकिन रेस्टोरेशन बहुत जरूरी था, और रेल मंत्री ने कहा था जब तक ट्रेन अप एंड डाउन लाइन पे शुरू नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहीं बना रहूंगा, यहीं पर, और जब लाइन शुरू होगा उसके बाद ही, सब कुछ देखने के बाद ही, उसके बाद ही हम रवाना होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि सुबह हमने देखा कि किस तरह से कल रात को भी और अभी भी जो रेल यातायात बहाल करने की बात की गई है, उसकी एक शुरुआत यहाँ पर हो गई है। पूरी तरह से अभी भी मलबा हटा नहीं है। इस वक्त हताहतों की क्या इस वक्त हालत है, किस तरह से, क्या कुछ अपडेट है, अभिषेक वो लेंगे आपसे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो रेल मंत्री हैं वो वहां पर बने हुए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तक पूरी तरह से जो रेल रूट है वो बहाल नहीं हो जाता, तब तक जो तमाम हताहत हैं उन तक सही मदद नहीं पहुंच पाती, जो परिवारजन है उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, तब तक वो वहीं बने रहेंगे। कल रात भी देर रात वो निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बेहद भावुक भी नजर आए रेल मंत्री। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है, टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है, और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यहाँ पर जो हताहत हुए हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको सही इलाज मिले, देश भर से जो डॉक्टर्स की विशेषज्ञ की टीम वो वहां पहुंची हुई है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उन्हें और असुविधा ना हो। किस तरह से पूरा जो इंफॉर्मेशन का तंत्र है वो यहाँ पर बिठाया जा रहा है, कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं, कई शवों की शिनाख्त नहीं हुई है, कैसे उन परिवारों को इस वक्त यहाँ पर मदद की जा रही है तमाम प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम हॉस्पिटल में थे, आप यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बालासोर में जब हम पहुँचते, तो जो पीड़ित थे उन्हें, उनका जो इलाज है, सर्जरी वार्ड है, ऑर्थो वार्ड है, उन सभी इलाज उनका जो है वो चल रहा है। लेकिन उनसे मिलने जुलने वाले भी लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ज़्यादा है। ऐसे में जो परिजन आ रहे हैं उनसे मिलने जुलने के लिए, उनके लिए भी क्या व्यवस्था हो। हमने वहाँ हॉस्पिटल के अंदर देखा कि तमाम जो यहाँ के छोटे छोटे समूह हैं, स्थानीय लोग हैं, टाटा कंपनी की बात करें या फिर और भी कई सारे ग्रुप, वो जो है मिनरल वाटर का बॉटल, ग्लूकोज का बॉटल, ग्लूकोज का पाउच, मुफ्त
खान पान, मतलब कि जो खाना है आप वहाँ पे जाइए, और कई सारे उन्होंने काउंटर लगा रखे थे, उन लोगों को दी जा रही थी। यानी परिजनों के लिए भी जो है वो हर तरह की सुविधा दी गई। रेल मंत्रालय के बड़े से बड़े अधिकारी जो है जितने भी अस्पताल है आसपास के वहाँ पर मौजूद है। किसी को अगर और वहाँ पे की इलाज से, चिकित्सा से अगर उन्हें लगता है कि नहीं उनको और इससे बेहतर चिकित्सा चाहिए, तो उनको तुरंत में एम्बुलेंस करके जो भी जिस भी अस्पताल में चाहते वहाँ इलाज के लिए भेजा जा रहा है, ताकि उनके जो जिस तरीके का वो इलाज चाहते हैं, उनको जो ठीक हो गए हैं, जो मामूली रूप से घायल थे, उनको भी उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य तक ही नहीं, उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी रेल मंत्रालय ने उठाई। वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जो लोग यहाँ फंसे हुए थे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई कि बसों के द्वारा भी अगर आसपास के हैं जो लोग हैं उनको पहुँचा जाए। रिस्टोरेशन को लेकर के जैसे रेल मंत्री के, देखिए मैं एक रेल मंत्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अश्विनी वैष्णव के बारे में। IITN है, IITN के बाद UPSC पास आउट हैं, DM रह चुके हैं, बालासोर में भी वो DM रह चुके हैं, और 2003 में उन्होंने जो है जो काम किया था, जब यहाँ तूफान आया था तो उनको काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कैंप करके उसे DM होने के बावजूद तकरीबन उन्होंने कोस्टल एरिया से जो है तकरीबन 10,000 लोगों की जान बचाई थी। तो उनके काम को लेकर के अश्विनी वैष्णव को जाना जाता है, रेल मंत्री को जाना जाता है। और इसमें रेल मंत्री बनने से पहले, पॉलिटिक्स में आने के पहले, सीमेंस कंपनी जो है उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके, एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है विश्व की, उसके जो है वो MD भी रह चुके। तो उनका तजुर्बा है, और खास तौर पे उनका तजुर्बा है, और उनके तजुर्बा का जो फायदा है वो भारतीय रेल को जो है वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कहते भी हैं अभिषेक कि अगर प्रशासन के साथ साथ जन सहभागिता भी जुड़ जाए तो काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और इसी का उदाहरण हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रशासन तो मुस्तैद है ही, साथ ही साथ आम लोग जो हैं वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, मानवता की भावना रखते हुए लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस पूरे जगह को जो है सील किया जा चुका है। यहाँ पर बाहरी ना किसी मीडिया को अलाउ है, ना फिर यहाँ पे बाहरी किसी आने जाने वाले लोगों को अलाउ है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिस्टोरेशन का काम भी जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है, और साथ साथ अप एंड डाउन जो लाइन है उस पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। तमाम आप RPF के लोगों को देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ से जो है 500 मीटर की दूरी पर लोगों को वहीं पर रोक दिया जा रहा है, दूसरी तरफ भी जो है लोगों को रोक दिया जा रहा है। ये तस्वीर बहुत खास है, इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये तस्वीर बहुत खास है, क्योंकि ये अब जो है लाइन शुरू होने की तस्वीर है। ये वो एक प्रयास रहा भारतीय रेलवे का, जिसमें कि भारतीय रेलवे ने अकेले अपने दम पर किया है इसे। 51 घंटा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बार एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसके बाद पहले तो जो लोग हैं उनको निकालने का काम, उनके परिजनों का काम, बहुत सारा चीज होता है जो कि हॉस्पिटल जाने तक में होता है, वो हॉस्पिटल के अंदर मदद करने का काम, और एक तरफ से फिर मलबा हटाने का काम, जो रैक है उनको हटाने का काम, जो रेल बोगिया उनको हटाने का काम, उसके बाद OHE का लाइन का काम, ट्रैक बिछाने का काम, पुराने ट्रैक को हटाने का काम, कपलिंग का काम। बहुत ही मुश्किल जटिल प्रक्रिया है ये, लेकिन इसे रेल मंत्रालय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में जो है सिर्फ 51 घंटे के अंदर करके दिखाया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे तमाम एजेंसियों के बीच जिस तरह से हम एक समन्वय देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, सरकार के साथ साथ आम जनता भी, यहाँ पर आम जन भी आगे आए हैं पीड़ितों की मदद के लिए। एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पेश करते हैं मानवीयता का। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर अपडेट हमारे जो संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बता रहे थे कि किस तरह से वो तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई कि कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो जो रैक है, वो पहला रैक अभी निकलता नजर आया। 51 घंटे से लगातार 24/7 वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे, और बेहद व्यस्त रूट को एक बार फिर चालू करने में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक चुनौती थी जिस तरह से वो काम कर रहे थे। लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त है, बड़ी संख्या में लोग अभी भी भर्ती हैं अस्पतालों में। और यहीं पे रेल मंत्री का भी कहना है कि कैसे जो शोक संतप्त परिवार हैं उन तक सही जानकारी पहुंचे, उन्हें क्लोजर मिले इस पूरे हादसे के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जया, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए नया सवेरा। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय +F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो +F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम।
उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए अब अगली खबर यहां पर बिहार से है। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी इसी पुल का यही हिस्सा गिरा था। इस पुल के गिरने के बाद आज सुबह की तस्वीर भी सामने आई है। लोगों का कहना है कि अभी पुल पर गाड़ी भी नहीं चली, अगर गाड़ी चलेगी तो पता नहीं क्या होगा, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कल रात इस पुल के गिरने का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद से बिहार सरकार का कामकाज भी सवालों के दायरे में आ गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। था 5,000 से ऊपर आदमी पहुंच गया यहाँ पे। घायल कोई हुआ था? घायल नहीं हुआ है। घायल कोई नहीं। क्या लगता है पुल चालू रहती तो संख्या होती घायलों की? हाँ, तो अभी वहाँ आदमी रहता तो घायल तो पूरा होता। वो आदमी हटा दिया गया पहले। सुन करके जो है ना बहुत ही ताज्जुब लगा। जैसा लगा कि जैसे जो है ना ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। भविष्य में अगर पुल निर्माण भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चढ़ने से भी डरेंगे। बहुत ही भयानक स्थिति है। देखा कि छोटा सा एक टुकड़ा गिरा, उसके बाद जब मैंने देखा कि छोटा सा टुकड़ा गिरा, आवाज हुआ तो हम देखे कि पाया क्यों धस रहा है, तो इधर एक धस गया। उसके बाद 3 मिनट के अंदर सब गिर गया पूरा। बगल में नाव लगी थी, गंगा घाट जो नाव चलती है, वो नाव में आदमी सब उथल पुथल करने लगा, आदमी चिल्लाने लगा। उसके बाद देखे इधर उधर भागने लगा, तो हम लोग जाके उसका सहारा दिया कि भाई रुकिए, नाव बंधा हुआ था इसलिए कुछ नहीं हुआ। नाव में पूरा बेग चल रहा था पानी में। पिछले साल यही 5 नंबर पाया गिरा और जिसमें सेगमेंट खाली गिरा था, पाया रह गया था और सब टूट के बिखर गया। अभी तो सब पाया था, सब टूट गया। और संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। कुमार आलोक, एक बड़ा हादसा होने से यहाँ बच गया, एक बड़ा जानमाल नुकसान होने से बच गया, लेकिन क्या कुछ अपडेट है इस वक्त स्थिति का? इस वक्त देखिए, जो लेटेस्ट जो जानकारी है उसमें बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल रविवार को अचानक उठाया गया। 1700 करोड़? जी, 1700 करोड़। उसके बाद उसकी सियासी पारा इतना बढ़ गया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की सरकार से इसे लेकर निशाना साधा है। ये पुल गंगा नदी पर बन रहा था और भागलपुर को खगड़िया जिले से जोड़ने वाले अगवानी सुल्तानगंज पुल से गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है जी। खगड़िया में हुई इस घटना का वीडियो जब सामने आया, हमने जब वीडियो हमें कल मुझे भी प्राप्त हुआ और ये जो वीडियो प्राप्त हुआ तो अपने आप में भयानक है। लेकिन चूंकि वो निर्माणाधीन था इसलिए उसमें हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इसको लेकर के तेजस्वी यादव जो खुद पथ निर्माण मंत्री हैं और जो अतिरिक्त सचिव जो है प्रत्यय अमृत, जो जिनको माना जाता है कि बिहार के फाउंडर हैं, वो खास करके पुल निर्माण निगम लिमिटेड को उनके बारे में कहा था, उस डिपार्टमेंट के बारे में कहा जाता है कि प्रत्यय अमृत ने इस पुल निर्माण निगम लिमिटेड को एक मैंने ऊंची ये की थी, उसको एक मतलब जो बिहार में पुल निर्माण। कुमार आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए इसी पुल का एक हिस्सा और यही हिस्सा शायद पिछले साल भी गिरा था। क्या प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली इससे, या फिर क्या कुछ कारण रहे कि इस साल भी वही हिस्सा गिर जाता है और इतना महंगा, इतने 100 करोड़ रुपए लग के जो पुल तैयार हो रहा है उसमें क्या कहीं कोई घोटाला है? क्या कारण है कि ये पुल इस तरह से ढह जाता है? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद में जो तेजस्वी यादव ने किया है, जो इस मामले के मंत्री हैं, तो उन्होंने जब विपक्ष के नेता थे वो तो उन्होंने बहुत तेजी से इस मामले को उठाया था कि 30 अप्रैल को जब पिछले साल इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने निर्माण मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर IIT रुड़की से एक अध्ययन करने के लिए संपर्क किया था उन्होंने।
उसकी अंतरिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने हमें सूचित किया था कि इसमें गंभीर खामियां हैं जब वो विपक्ष के नेता थे। लेकिन आज जब वो सत्ता पक्ष में नीतीश कुमार के साथ है तो ये लाजमी है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसको लेकर के जो निर्माण कंपनी है जिसको इन्होंने ठेका दिया था जो निजी कंपनी को, उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले साल इस पुल का एक हिस्सा आंधी में ढह गया था। ये तेजस्वी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। मैंने विपक्ष के तत्कालीन नेता के रूप में इसे मजबूती से उठाया था। सत्ता में आने पर हमने जांच के आदेश दिए और एक्सपर्ट की राय मांगी। प्रत्यय अमृत जो आईएएस ऑफिसर है, नीतीश कुमार के सबसे खास जो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि हमने ये निर्णय लिया कि हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, इसलिए पुल के कुछ हिस्सों को गिराने का फैसला किया गया और रविवार को पुल का हिस्सा गिराया जाना इसी कवायद का हिस्सा है। तो ये जो सरकार है, कुमार आलोक, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आ रहा है ये पुल। और ऐसा नहीं कि निर्माणाधीन था तो हताहत होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि पानी का बहाव हम तेज देख रहे हैं, लोगों को हम भागते हुए देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां खड़े थे, वहां पे नाव लगी हुई थी, तो भगदड़ की घटना भी हो सकती थी। ऐसे में किस तरह से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट रहा है इस पूरे पुल गिरने पर? नहीं, बिल्कुल अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आप वीडियो जो देख रहे हैं आप, उस वीडियो में यही है कि पुल गिरा है, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमने पुल को गिराया है। मतलब जो उसके अंदर जो खामियां थी उसको हमने देखते हुए हमने पुल को गिराया है। ये बात हजम नहीं होती है। और यही बात इसी बात को लेकर के खासकर बीजेपी या जो विपक्ष के जो और नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, पुल घटया सामग्री इस पर पहले भी यूज हुई थी और 1700 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। और उसको लेकर के तमाम जो विपक्षी दल हैं, खासकर बीजेपी के साथ और जो विपक्षी दल हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने पुल गिरी नहीं है, बल्कि हमने पुल को गिराया है, जानबूझ कर हमने पुल को गिराया है। और सारा जो दोष है, उस दोष को डाला जा रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर डाला जा रहा है। तो 1700 करोड़ का पुल किस तरह से खुद ही ढाया गया है, खुद ही उसे गिराया गया है, कितनी हजम होती है ये दलील, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक फिलहाल इस अपडेट के लिए। तस्वीरें लंबे समय तक सवाल जरूर पूछेंगी वहां पर उन तमाम स्टेक होल्डर्स से। और रुक करेंगे अगली खबर का। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हैदराबाद में तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए डेलीगेट्स ने आज पालापिटा साइकिलिंग पार्क में सुबह साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल ने भी डेलीगेट्स के साथ साइकिल चलाई और कहा कि साइकिल न केवल पर्यावरण को बचाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जब G20 का डेलीगेशन हैदराबाद में है और आज पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो हमारे G20 के इस पूरे डेलीगेशन के इंचार्ज जो लव अग्रवाल जी हैं, आज इस पार्क में हम लोगों ने अपने विदेशी भाई बहनों के साथ जो G20 के मेंबर हैं, यहाँ साइकिलिंग करके ये संदेश देने का काम किया है कि इस समय देश को सबसे बड़ा खतरा गिरते हुए भूजल स्तर से, ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़े करंट इशू हैं। तो पर्यावरण को बचाना है, हमें हिमालय को भी बचाना है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, सुप्रभात। साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, साथ साथ फिटनेस का भी संदेश दिया है, एक साथ आम के आम गुठलियों के दाम। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मौका भी है, दस्तूर भी है। पर्यावरण दिवस है और ऐसे में G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हैदराबाद हाईटेक सिटी, मोतियों का शहर ये कहा जाता है, वहाँ पर हो रहा है। तो इससे अच्छा संदेश और कुछ नहीं हो सकता है और इसीलिए शुरुआत साइकिलिंग से हुई। और ये जो पालापिटा जो पार्क है साइकिलिंग, देश का पहला साइकिलिंग पार्क है
और मुझे बताया गया कि वहाँ एवरेज हर दिन करीब 300 से 400 लोग साइकिल चलाने के लिए आते हैं और करीब हफ्ते में जो वीकेंड होता है वो 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पे जो डेलीगेट्स थे उन्होंने भी, चूंकि कल भी बहुत हैक्टिक मीटिंग थी, आज भी दिन भर शाम तक मीटिंग चलेगी, तो उससे पहले तरोताज़ा हो रहे थे साइकिल चला करके। और एक मैसेज भी है कि जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या बहुत सी भूजल स्तर गिर रहा है, उसको बचाना हमारी ज़रूरत है और भविष्य की जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए संरक्षण करना जरूरी है। साथ ही साथ हेल्थ की बात हो कि अगर हम साइकिल चलाएंगे तो हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यही एक मैसेज था हेल्थ वर्किंग ग्रुप की इस बैठक से पहले। जी नितेंद्र, क्या कुछ मुख्य एजेंडा है इस हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में? और साथ ही साथ जिस तरह से हम खबरें पढ़ रहे थे, डीजी हेल्थ को लेकर भारत ने एक बड़ी राशि इन्वेस्ट की है और इसी को लेकर वो लगातार आगे बात भी करता रहा है। क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? किस तरह से इन तमाम मुद्दों पर एक आम सहमति बताते नजर आएंगे वो तमाम डेलीगेट, तमाम देशों के प्रतिनिधि जो इस वक्त वहां मौजूद हैं? देखिए, भारत ने 3 हेल्थ प्रायोरिटी तय किए हैं, हेल्थ सेक्टर में 3 प्रायोरिटी तय किए हैं और अब आज दोपहर तक 2 सेशन होगा जिसमें डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशन पर बैठक होगी, विचार मंथन होगा और कैसे डिजिटल जो है उसका उपयोग हेल्थ सेक्टर में किया जाए कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जो टारगेट है दुनिया की, एसडीजी की या फिर भारत की, उसको हासिल किया जाए। हम जानते हैं कि भारत दुनिया में डिजिटल हेल्थ में नंबर 1 है। कल डॉक्टर बीके पॉल ने भी कहा था कि भारत की जो जितने भी, चाहे हम कोविड के दौरान टीकाकरण में देखा कि मोबाइल पर ही हमें सर्टिफिकेट मिलता था, कोविन ऐप है, यूविन ऐप है जो टीकाकरण को ट्रैक करता है, साथ ही साथ ई संजीवनी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसकी सराहना जो हुई है G20 के मंच पे और लगातार जो बाकी जो दूसरे देश है वो भी चाहते हैं कि हम इसको अपनाएं। तो इसी तरीके से बाकी दूसरे देश में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है उसको कैसे शामिल किया जाए, इस पर बैठक होगी। साथ ही साथ दोपहर के बाद एक साइडलाइन इवेंट का उद्घाटन होगा जिसमें जो ड्रग्स है, चाहे वैक्सीन है या फिर जो रिसर्च के लिए जो चीज़ है उसको कैसे कोलैबोरेट किया जाए और उसको कैसे एक मंच पे लाया जाए ताकि जो भविष्य में पैंडेमिक कोई आएगा तो उससे निपटा जाए, उसको लेकर के एक उद्घाटन होगा जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर राज्य मंत्री भगवंत खूबा जी इसको उद्घाटन करेंगे और उस पर फिर डिस्कशन होगा। दुनिया भर के तमाम दिग्गज WHO के एक्सपर्ट हैं, बाकी जो दूसरे देश के एक्सपर्ट हैं, भारत बायोटेक के चेयरमैन भी इसमें शिरकत करेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो ये बहुत विचार विमर्श होगा और शाम में गोलकुंडा किला भी जाने का कार्यक्रम है ताकि भारत अपनी जो संस्कृति है, कला है, उसको दिखा सके, जो हमारी इतिहास है, धरोहर है, उसको भी दिखाने की कोशिश होगी। हम जानते हैं कि हैदराबाद का अपना एक कल्चर है, दुनिया भर में इसका नाम है, तो गोलकुंडा किला भी जाएंगे डेलीगेट्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में इस वक्त जारी है। जिस तरह से 3 प्रायोरिटीज हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, उन पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। पूरे विश्व से यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं और किस तरह से डीजी हेल्थ की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की बात करें, भारत जो है अपना अनुभव साझा कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के अवसर पर अपने विचार रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात तापस, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जो है इस पर समारोह को संबोधित करेंगे और इस साल जो है थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से किस तरह निपटा जाए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घर में छोटी से छोटी चीज, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चम्मच हो, प्लेट्स हो, बहुत कुछ है जो प्लास्टिक होता है और हम कर भी उससे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और जरूरत है कि इस समय इस पर सोचा जाए।
बहुत सही कहा आपने। सुप्रभात आप दोनों को। और ये बात तो बहुत सही है कि जो प्लास्टिक है एक तरह से हमारे ज़रूरत की आम दिनचर्या में आ चुकी है। इनफैक्ट आपको शायद याद ना हो, आपका जो सबसे पहला आपने ब्रश यूज़ किया होगा वो आज भी इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, अभी भी डेके नहीं हुआ, अभी भी मिला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक की जो दिक्कत है वो इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है, जबकि भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है और इसके चलते बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इस जो लड़ाई है प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ, उसमें एक बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन बहुत और करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि जो हमारे नदियाँ हैं, झीलें हैं, जो तालाब है, वहाँ पे कितना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन देखा जाता है उन आसपास, और उसी वजह से जो नदियाँ हैं वो चोक हो रही है। पिछले महीने एक बहुत बड़ा गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई थी, और ऐसी ही मुहिम लोकल और बाकी जो स्वयंसेवी संगठन है ये किए जा रहे हैं, ना सिर्फ गंगा किनारे बल्कि दूसरे और नदियों के किनारे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लास्टिक पोल्यूशन की जो ये दिक्कत है वो सिर्फ भारत की नहीं है, ये पूरे विश्व की दिक्कत बन चुकी है। और इस तरीके से जो पिछला जो दशक था उसमें जिस तरीके से प्लास्टिक कंजम्पशन, प्लास्टिक की जो पैदावार हुई है वो उससे पहले पिछले जो 4 दशक है उससे ज्यादा हुई है। तो हम लोग को अपनी जिंदगी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। सस्टेनेबल लिविंग जो हम बार बार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि लाइफ मिशन जो है उस तरीके से हमें चलना पड़ेगा, और ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है खास तौर से उसको दरकिनार करना पड़ेगा। तो तभी जाके अगर हम बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने की, वो तभी साकार हो पाएगा जब हम सच में अपने दिनचर्या में ये जो परिवर्तन है वो लेके आएंगे। और सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, बहुत सारी और चीजें जिसके लिए हम लोगों को सजग रहना है। और प्लास्टिक बहुत अहम है, मैं मानता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे दिनचर्या में आ चुका है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने की बात नहीं है, ठोस कदम, कठोर कदम यहाँ पर उठाने होंगे। प्लास्टिक को कहें ना मतलब ना, नो मीन्स नो, ये जो एक टैगलाइन है वो यहाँ पर भी बहुत सख्ती से अपनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तपस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम कदम यहाँ पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद कदम नहीं उठाएंगे और ये निश्चय कर लेंगे कि प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति है तो मानव जीवन है, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नाकेबंदी हटाने की अपील की है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने राज्य के लोगों के लिए खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का तक निर्बाध पहुंच को महत्वपूर्ण बताया है। स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अमित शाह ने नागरिक समाज संगठनों से सभी संबद्ध पक्षों के बीच आम राय बनाने में भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि एक साथ काम करने से राज्य में सामान्य हालात बहाल किए जा सकते हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। सूडान में हालिया संघर्ष विराम समझौते की अवधि समाप्त होने के साथ ही खार्तूम में फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सूडान के अशांत दारफुर क्षेत्र में संघर्ष में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। एक टेलीविजन फुटेज में विराम की अवधि समाप्त होने के बाद रविवार को राजधानी के ऊपर काला धुआं देखा गया। राजधानी खार्तूम में लड़ाई के कारण बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई है और नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आई है और बिजली और पानी की कटौती समेत खाद्य आपूर्ति में कमी देखी गई है। और वेनेजुएला में बाढ़ के कारण दक्षिणी इलाके में एक सोने की खदान ढह गई, जिसमें कम से कम 12 मारे गए हैं।
वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में एल्कैलाओ में स्थित तालावीरा खदान में बुधवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, लेकिन बचावकर्मी शनिवार से पहले तक बचाव कार्य पूरा नहीं कर सके। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 112 लोगों को बचा लिया गया है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। तो ओपेक प्लस से जुड़े देशों की घंटों तक चलने वाली बैठक के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि वो तेल की गिरती कीमतों पर काबू के लिए इसके उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में इसका खुलासा किया। उन्होंने तेल बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। सऊदी अरब जुलाई में अपने उत्पादन को 90 लाख बैरल प्रतिदिन से कम करने वाला है और इसके अलावा अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती का विस्तार कर सकता है। जून 2021 के बाद से सऊदी अरब के लिए ये सबसे कम उत्पादन स्तर होगा। इससे पहले ओपेक प्लस के सदस्य देशों द्वारा उत्पादन में 2 बार कटौती की गई थी, लेकिन इससे तेल की गिरती हुई कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका था। और केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार एक्ट ईस्ट नीति को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और देश के पूर्वी क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक रविवार को गोवा में संपन्न हुई। इसमें G20 देशों के स्टार्टअप पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 2030 तक $1 लाख करोड़ के निवेश का आह्वान किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मदर डेयरी नागपुर में एक परियोजना में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए सरकार उसे 10 हेक्टेयर जमीन देगी। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट और आगे इसमें और राहत मिलने की उम्मीद के बीच 8 जून को नीतिगत दर रेपो को 6.5% की यथावत रख सकता है। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजारों में 43,838 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 9 माह का उच्च स्तर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जल्दी ही एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार खुलेगा। बाजार का निर्माण अगले साल जुलाई तक पूरा हो जाएगा। और आइए देखिए थे खबरें खेल जगत से। और जर्मनी में आयोजित जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय निशानेबाज गौतमी भन्नोट और अभिनव शॉ ने किया शानदार प्रदर्शन। जर्मनी में आयोजित जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय निशानेबाज गौतमी भनोट और अभिनव शॉ ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को 17-7 से हराने में सफलता पाई। मिश्रित पिस्टल टीम स्पर्धा में सैन्यम ने अभिनव चौधरी ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत के शुचि इंदर सिंह और शुभम बिस्ला ने हासिल किया। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत की रिजवाना मलिक हिना ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रेस को पूरा करने में 53 मिनट 31 सेकंड का समय निकाला। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में भरतप्रीत सिंह ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भरतप्रीत ने 55.66 मीटर के थ्रो के साथ ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिन का तीसरा पदक महिलाओं की 5000 मीटर रेस में अंतिमा पाल ने दिलाया। अंतिमा ने 17 मिनट 11 सेकंड के समय में रेस को पूरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने चौथे दौर के मुकाबले में जॉन पॉल वेरिलस को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ जोकोविच ने राफेल नडाल के 16 बार के फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
पुरुष एकल के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अलकराज ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। अलकराज ने इटली के लोरेंजो मुसेट्टी को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। और आइए अब खबरें देखेंगे सिने जगत से। तो थिएटर ओटीटी के बाद अब टीवी पर ये पठान का स्टार गोल्ड पर वर्ल्ड प्रीमियर होगा। फिल्म का प्रीमियर रविवार 18 जून को रात 8 बजे होगा। भोला शंकर के पहले गाने का लिरिकल वीडियो हुआ आउट। स्टाइलिश अवतार में नजर आए मेगा स्टार चिरंजीवी। भोला शंकर एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हट के जरा बच के ने लागत की आधी रकम निकाल ली है। अपने पहले वीकेंड में 21.19 करोड़ की कमाई की है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने डांस रिहर्सल सत्र का एक वीडियो साझा किया। कंगना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त हैं। Z5 की वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के बाद अब इस सीरीज का दूसरा सीजन ताज रेन ऑफ रिवेंज सीजन 2 के सभी एपिसोड अब Z5 पर रिलीज हुए। कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर आज होगा रिलीज। तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी ने कैंसर से पीड़ित होने की खबरों का खंडन किया। दिग्गज अभिनेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी बात तेलुगु भाषा में पोस्ट की। और आइए अब बात करते हैं सेहत की। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो बात करेंगे प्लास्टिक की, जो कि हमारी सेहत की दुश्मन है। इसके खतरों और निदान की बात करेंगे, आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका उद्देश्य है जनजीवन की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सभी को जागरूक करना। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। एकल उपयोग या डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गंभीर परिणाम हमारे सामने हैं। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना है। पूरे संसार में इसका समाधान किस तरह का हो, कैसा हो, क्या हमारी दिनचर्या जो एक डे टू डे की एक्टिविटी है उसको चेंज करें या कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। आप देखेंगे कि दुनिया भर में हर साल करीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, और आप सोचें कि उसका 10 से 20% भाग भी अगर हमारे पर्यावरण में आ जाए और वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण की तरह हमारे शरीर में जाए, चाहे वो हवा के माध्यम से जाए, चाहे पानी के माध्यम से जाए, हेल्थ को, उसके शरीर को बहुत एक हानि पहुंचाता है। दुनिया भर में हर मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, जबकि दुनिया भर में हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर उत्पादित प्लास्टिक का आधा एक बार उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है, केवल एक बार उपयोग किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। उपभोक्ता प्लास्टिक का 10% एकल उपयोग होता है और मानव जनित कचरे का 10% प्लास्टिक होता है। सरकार अब की बार इस साल जो पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं वो लाइफ मिशन को लेके मनाया जा रहा है। अपने रिसोर्स को इस तरह से यूज करें कि उसका पर्यावरण पे कम से कम उसका इम्पैक्ट हो। जैसे मान लो कि अननेसेसरी हम बिजली का उपयोग ना करें, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हम साइकिल का यूज कर सकते हैं, या खरीदारी के लिए हम प्लास्टिक बैग की जगह हम अपने कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको प्लास्टिक के प्रदूषण का समाधान भी मिलेगा और पर्यावरण को बचाने का तरीका भी मिलेगा।
सभी को एक साथ आने और स्थायी विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक को कहें ना, पर्यावरण बचाएं, स्वास्थ्य बचाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ आज नया सवेरा के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं एक बेहद खास संदेश के साथ। जी हाँ, ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक बेहतरीन गीत है। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो आप इस गीत का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जागो जागो पर्यावरण बचाओ, जागो जागो पर्यावरण बचाओ। अंधकार में धराई डूब न जाए, सांस सांस को मानव तरस न जाए। अंधकार में धराई डूब न जाए, सांस सांस को मानव तरस न जाए। जब न जागे अभी हम, विनाश तो निश्चित होगा। जागो जागो पर्यावरण बचाओ। नदियाँ पहाड़ पशु पक्षी, जंगल सागर ये सृष्टि। नदियाँ पहाड़ पशु पक्षी, जंगल सागर ये सृष्टि। इन सबको बचा पाए तो जीवन चलेगा। जागो जागो पर्यावरण बचाओ। मौसम डराने लगा है, सबको सताने लगा है। मौसम डराने लगा है, सबको सताने लगा है। वर्षों से बने बरसों के पहाड़ सारा पिघलने लगा है। जागो जागो पर्यावरण बचाओ। विनाश का बनता स्रोत है, प्लास्टिक हर ओर है। विनाश का बनता स्रोत है, प्लास्टिक हर ओर है। छुटकारा इससे पा सके एक उपाय जरूर है। सिंगल यूज प्लास्टिक को कर दो बाय 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 बाय। जागो जागो पर्यावरण बचाओ। मिलकर सबको ठानना है, प्लास्टिक नहीं फैलाना है। रिसाइकिल रीयूज करके धरती से बोझ हटाना है, सुंदर सृष्टि को बचाना है। जागो जागो पर्यावरण बचाओ। मिलकर ऐसी मुहिम चलाए, प्रतिदिन सब एक पेड़ लगाए। मिलकर ऐसी मुहिम चलाए, प्रतिदिन सब एक पेड़ लगाए। प्रगति करें हम इतनी सीमा न डरा का हो छलनी। मिलकर कसम ये खाओ, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। सर दर्द रहना, सर में भारीपन रहना, ये आजकल एक आम समस्या हो गई है और उसके कारण बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है तो आधे सर में दर्द होता है, कुछ को भोजन अनियमित होने से सर में दर्द हो जाता है, कुछ को एसिडिटी से भी सर में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस से भी सर में दर्द हो जाता है, कुछ को एंजाइटी से दर्द हो जाता है, कुछ को ट्रैवल सिकनेस होती है तो भी सर में दर्द हो जाता है, या फिर नींद अच्छे से नहीं आई तो भी सर में दर्द हो जाता है। कारण कोई भी हो, समाधान निश्चित रूप से योग में छिपा है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही सुगम योग की क्रियाएं करके अपने सर के दर्द से निजात पा सकते हैं, सर दर्द की समस्या से दूर रह सकते हैं। कौन सी हैं ये आसान से योग की क्रियाएं? आप इन्हें अच्छे से देखें, समझें और फिर रोज इनका अभ्यास जरूर करें। विभक्त हस्तपाद, जिन्हें कमर में दर्द है और वो हस्तपाद आसन नहीं कर सकते, वो विभक्त हस्तपाद यानी मॉडिफाइड हस्तपाद आसन से भी उसके लाभ ले सकते हैं। पैरों को कंधों की ही चौड़ाई में खोल लेना और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना और बस इस स्थिति में रुक जाना, गर्दन को ढीला छोड़ देना, हाथों को ढीला छोड़ देना, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, टुवर्ड्स योर हेड। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड स्टेट, और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना, हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। यहीं से हम करते हैं स्टैंडिंग चक्र। इसको कुछ लोग स्टैंडिंग सर्प भी कहते हैं, कुछ स्टैंडिंग चक्र भी कहते हैं। इस प्रकार से अपने हाथों को कमर पर टिका देना और पीछे की ओर झुकना। सर पर पड़ने वाले आराम को आप अनुभव करेंगे। यदि आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या लंबर पेन है, लोअर बैक पेन है, तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हैं। इसको भी आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, हाथों को आपस में मिला लें, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम। क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ ही आप अपना ट्रिगर पॉइंट नोट करें, यानी आपको कब सर में दर्द होता है। जैसा हमने आरंभ में बताया कि बहुत सारे कारण होते हैं सर दर्द के। आप अपने ट्रिगर पॉइंट को नोट करें। अगर आपको खाने का गैप ज़्यादा हो जाने से सर दर्द होता है तो अपने भोजन का समय निश्चित करें, या फिर अगर आपको ट्रैवलिंग में दर्द होता है तो ये देखिए कि कहाँ आपका पोस्चर रॉन्ग हो रहा है या निद्रा से हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किया कि कैसे आप साउंड स्लीप पा सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को नोट करें और फिर उन पर वर्क करें। दिन में कोशिश करें कि कम से कम 3 बार दिल खोल करके हंसें, चिंता न करके चिंतन करें, और फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसको हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, उसका नियमित अभ्यास अवश्य करें।